घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में एक ऐसे मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे जो, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आतंकी घटनाओं से भी बड़ा आंकड़ा है और रोज किसी न किसी के घर के चिराग बुझ रहे हैं, किसी के सिर से साया उठ रहा है। हम बात कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स की। नियम, कायदे, सख्ती सब कुछ की जाती है, लेकिन वही ढाक के तीन पात होते हैं। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ दिन हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं, एक्स पे डालेंगे और उसके बाद में वही फिर हादसा। कोई तो ऐसी वजह होगी। ये बात सही है कि किसी न किसी की लापरवाही से ही हादसे होते हैं। मैंने बड़ी तहकीकात की है उन परिवारों के साथ में जिनके अपने चले जाते हैं या शारीरिक रूप से उनमें किसी भी तरह की कोई विकलांगता आ जाती है, वेंटिलेटर पे लोग पड़े हुए हैं, सालों से कोमा में हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं। तो आज हम चर्चा करेंगे कहां चूक है, क्या कुछ हो सकता है। रोड सेफ्टी वीक भी मनते हैं, बड़ा फंड भी खर्च होता है, लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, प्रेरणा सिंह जी हैं जो रोड सेफ्टी के लिए काफ़ी काम कर रही हैं, प्रहलाद सिंह जी मीणा हैं हमारे साथ में जो काफ़ी काम कर रहे हैं रोड सेफ्टी के लिए और समाज सेवा के रूप में। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूँगा। आप तो खुद ट्रैफिक में भी रहे और देखा भी है काफ़ी नज़दीक से, रूरल में रहे तो हाईवे भी आपके पास में रहा। क्या लगता है आपको कि घटनाएं तो पहले भी होती थी, पहले एक घटना भी होती थी, एक भी इंसान अगर को मरता था तो पूरे प्रदेश में एक आकार मच जाता था। अब 2 दिन चर्चा होती, उसके बाद में सब भूल जाते हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, सरकारी कर्मचारी, सरकार और जो इनको लागू करने वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों में संवेदनाओं की बहुत कमी आ गई है। पहले संवेदनाएं थी, आज आप देखते हैं किसी की डेथ होती है तो तीसरे के बाद ही अपना काम चालू कर देते हैं। पहले साल साल भर उस घर के अंदर दिया नहीं जलता था। तो अब क्या हो रहा है कि ये दुर्घटनाएं जो लगातार हो रही है, इन दुर्घटनाओं पर किसी को चिंता ही नहीं है। आप बताइए, बसें कितनी जल रही थी, इतने एक्सीडेंट हो गए, तार अड़ गए, उनमें आग लग गई, किसी में सिलेंडर है, किसी में मोटरसाइकिलें हैं। आप देखिए सड़कों की हालत खराब है। अब आपको मैं बताऊं, फलोदी की दुर्घटना हुई कल, लेकिन वो कहते हैं वहां जो आरटीओ परिवहन विभाग वाले कि हमने जिला प्रशासन को इन 4 महीनों में चिट्ठियां लिखी हैं कि उस सड़क के ऊपर दोनों तरफ ढाबे बहुत हैं, ट्रक खड़े होते हैं, वहां निकलने की जगह नहीं रहती है, उनको क्लियर कराया जाए। लेकिन न तो ट्रैफिक पुलिस ने न स्थानीय किसी पुलिस ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब आप देखिए मनोहरपुर वगैरह जो हाईवे है उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही थी, जब ग्रामीण आईजी वहां पर लगे हुए थे। अब आप बताइए, वहां ट्रक वाले ने सिपाही को ही कुचला, जो उस लाइन सिस्टम को चालू कर रहा है उसको कुचल दिया। हमारे यहाँ ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आरटीओ को अपना काम करना चाहिए, जो पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उस काम को करने के अंदर लोगों को जिज्ञासा ही नहीं रही। मतलब ऐसा समझते जैसे कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हो। आप ये देखें कि ये दुर्घटना हुई है, क्या अभय कमांड कंट्रोल सेंटर हमारे यहाँ नहीं है? क्या ट्रैफिक के पास कंट्रोल नहीं है? आप कंट्रोल रूम बने हुए हैं, हर चौराहे पे कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी अगर शराब पीकर आदमी जहां ये चौड़े रास्ते में चला जाता है, जोरी बाजार में चला जाता है, आगे जाके उस कार वाले ने 3-4 आदमियों को पहले मार दिया साल भर पहले, तो क्या तेज गति से चलने वाले वाहनों को इन कैमरों में नहीं दर्शाया जा सकता? सब पकड़ा जा सकता है, लेकिन वहां जो कंट्रोल रूम में जो 100 आदमी बैठे रहते हैं, जो कैमरे देखते रहते हैं, उनका क्या ध्यान उस पर रहता है? ये हरमाना जो जहां का एक्सीडेंट होता है, जरूर आप पता कर लीजिएगा कि वहां कैमरे लगे हुए होंगे। अब जो तेज गति से सीसीटीवी का कैमरा भी सामने आ रहा है, बताइए, जब लगे हुए हैं और फिर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, कैमरे देख करके उसको नहीं रोक पा रही है, वहां पर चेतक है, 112 है, मोबाइल गाड़ियां हैं, थानों का जाब्ता है। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 7 या 10 सालों में जो ट्रैफिक पुलिस के आरटीओ विभाग के काम में जो हास आया है, जो कमी आई है, आप देखिए चौराहों के ऊपर ट्रैफिक के सिपाही आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ गुमटी में बैठे मिलेंगे, अंदर बैठे मिलेंगे। वीआईपी जो प्रोग्राम होगा, वीआईपी निकल रहे होंगे उस समय में, वहां बाहर खड़े हो जाएंगे चौराहे पे। बाकी आप देखें जेब्रा क्रॉसिंग की कहीं पालना नहीं हो रही है, रोंग साइड जाने वालों को कोई नहीं रोका जा रहा। रामबाग देख लें, जेडीए देख लें। मैं ये कह रहा हूं
कि शहर के अंदर 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा ये ट्रक नहीं चल सकते, हाईवे पर 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते, और ये तेज गति में चल रहा है, दिखता तो है ही सभी को, और शराब के नशे में। तो आप बताइए कि नशे शराब की कार्रवाई क्या रात में होती है, क्या शाम को होती है? कभी आपने देखा दिन में कभी नशे शराब की कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस को? नहीं, चेक ही नहीं करते हैं। दिन में शराब पी करके ट्रक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उनमें डर कहां से आएगा? उनमें डर तभी आएगा जब अकस्मात चेकिंग होगी। चेकिंग के नाम पर, अगर फॉर्मेलिटी के नाम पर, साहब हमने इतने चालान कर दिए, इतने हेलमेट के चालान कर दिए, इतने ओवरलोड के चालान कर दिए। आप बताइए, जो बसें गलत चल रही हैं, उनकी बॉडी की बनावट गलत है, उनके अंदर एग्जिट के गेट नहीं है, मतलब वो बसें फिटनेस ले रही हैं हर 5 साल में, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? लेकिन हमारे यहां कार्रवाई के नाम पर शून्य है, कार्रवाई नहीं करते हैं। उसका नतीजा यह है कि लोगों में, वाहन चालकों में, दारूबाजों में, कानून का उल्लंघन करने वालों में डर खत्म हो गया है। बिल्कुल। और अगर कहीं देखें तो लोग गली निकालने की कोशिश करते हैं कि बचा कैसे जा सकता है, हेलमेट नहीं लगाएंगे, हेलमेट को शोल्डर पे डाल लेंगे और उसके बाद में चलेंगे। वो यहाँ सजाने के लिए नहीं है, आपकी जान बचाने के लिए। मैं प्रेरणा जी आपके पास में आना चाहूँगा, आप तो बहुत सारे वीडियोज़ भी देखते हैं, बड़ी बारीकी से इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। कभी हम लोग कोशिश करते हैं कि वाकई क्या खामियां हैं जो रोड एक्सीडेंट्स पे लगाम नहीं लग पा रही? संख्या बढ़ती जा रही है। अगर 2023 के आंकड़े की बात करें, 4,80,000 रोड एक्सीडेंट हुए, 1,72,000 लोग जो आंकड़ों में है एनसीआरबी के में, वो 1,72,000 लोग, यानी 1.25 लाख लोगों का मरना किसी आतंकी घटना से भी कई गुना ज्यादा है ये आंकड़ा। देखिए, अभी जैसे बात चली रही है और आपने भी बोला, साफ साफ दिख भी रहा है कि जो परेशानी है सब कुछ सरकार को, प्रशासन को अब तो बहुत हद तक पता है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सी चीज़ें आती भी हैं कि जैसा सर ने भी उठाया कि इन्फोर्समेंट का डर बिल्कुल सच में ख़त्म होता दिख रहा है। अकस्मात चेकिंग का हम पर कहीं पे भी असर नहीं है, और यही कारण है कि वाहन चालकों में कोई वो डर नहीं है कि मेरे को कोई पकड़ लेगा या मेरे हैवी पेनल्टी हो जाएगी, तो वो दे वांट टू ब्रेक द रूल्स। सेकेंड इज स्पीडिंग। स्पीडिंग सच में बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है। दुनिया भर के देशों में ये माना गया है कि स्पीडिंग सबसे बड़ा कारण है, लेकिन स्पीडिंग के लिए केवल हम ट्रैफिक पुलिस की इन्फोर्समेंट पे बियॉन्ड जाना पड़ेगा हमको, और रोड इंजीनियरिंग का जो इन्फोर्समेंट है कि जब हमारे शहर के अंदर 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही निर्धारित है भारी वाहनों के लिए, तो हमने सड़कें ऐसी डिज़ाइन ही क्यों नहीं कर रखी है? हमने यूज़र पे, ड्राइवर पे क्यों छोड़ा हुआ है कि वो 30 पे चलाए? हमने अपनी रोड्स की डिज़ाइन ऐसी क्यों नहीं बनाई कि जहां हमें 30 किलोमीटर की करवानी है उसको स्पीड, वो वहां पे अपने आप ऑटोमेटिकली 30 ही हो जाए। टोल प्लाजा का एग्जांपल आप बहुत सबसे खूबसूरत एग्जांपल है। टोल प्लाजा पे आप सब भले ही 150 पे स्पीड पे आप हाईवे पे चला रहे हो, लेकिन जैसे ही टोल प्लाजा आता है 1 किलोमीटर पहले से ही वो इंजीनियरिंग डिजाइन ऐसी है कि आप बाय डिफॉल्ट वहां पहुंच के 0 पे आ जाते हो। तो क्यों आ जाते हो? वहां ट्रैफिक पुलिस तो नहीं खड़ी है, वहां कोई कैमरा तो नहीं खड़ा है, अपने आप ही ड्राइवर अपने आप चाहे कितने पे भी चला रहा हो, वहां टोल प्लाजा पे पहुंचने से 1 किलोमीटर पहले निशान लगे हुए हैं, बैरिकेडिंग्स हैं, स्पीड कामिंग मेजर्स लगाए हुए हैं, तो जब तक वो खिड़की में पहुंचता है वो 0 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग एनफोर्समेंट से हम जहां चाहें, खास तौर पे इस तरह के जहां चौराहे हैं, तिराहे हैं, जहां इस तरह के हैवी मिक्स ट्रैफिक चल रहा है, वहां पे हमें पता है कि वहां पे एक तेज गति और एक स्लो मूविंग दोनों साथ चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 30-40 किलोमीटर से ज्यादा आप वाहन वहां नहीं चला सकते, और आप चलाएंगे तो फिर जो आज हादसा हुआ है, जो लगातार होते जा रहे हैं, वो होंगे ही होंगे। लेकिन इंजीनियरिंग आप डिफेक्ट देखिएगा सारे हमारे देश में, जयपुर में, राजस्थान में, हम कह के थक चुके हैं। सारी रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट के पास में, लेकिन आई डोंट नो। और इवन 2019 में तो मोटर वाहन अधिनियम में ये लॉ भी डाला गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स और रोड डिजाइनर्स हैं उनके खिलाफ चलान भी होगा। लेकिन अभी जब भी ये रिपोर्ट आएगी, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, किसी भी इंजीनियर को उसमें नाम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ड्राइवर की गलती बता करके और पूरा कोर्ट केस निपटा दिया जाएगा। तो जब इंजीनियर्स की गलती, उनकी अकाउंटेबिलिटी सामने ही नहीं आ रही है, उस पर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लगातार ऐसे ही मरेंगे। सुबह रात को फलौदी में हुआ, वो भी यही था कि रोड साइड पे गाड़ी खड़ी है, क्यों खड़ी है हाईवे पे रोड साइड पे गाड़ी? उसके लिए केवल ड्राइवर ही थोड़ी ना दोस्त, आपने ऑप्शन दिया हुआ है लोगों को कि खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो जाते हैं। आपने डिजाइन ही ऐसा क्यों बनाया हुआ है? आपने सभी रोड यूजर्स के हिसाब से डिजाइन क्यों नहीं बनाया? आपने हाईवे पे ढाबे क्यों खोले हुए हैं? जब आपने अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटी दी है तो व्यक्ति तो रुकेगा वहां पर। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप रोड पे सच में इन दुर्घटनाओं को कम करना चाहते हैं
तो जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने स्वच्छ भारत कैंपेन चलाया, कोरोना के टाइम पे आपने देखा किस युद्ध स्तर के ऊपर काम हुआ और सभी तरह से काम हुआ, केवल वैक्सीन नहीं बनाई गई, आपने एनफोर्समेंट भी दिखाया, आपने अवेयरनेस भी की, आपने उसको लॉ को इम्प्लीमेंट भी कराया, केवल एनफोर्समेंट और पेनल्टी नहीं रखी, आपने सच में ऐसी आधारभूत चीजें बनाई कि हम 6 फीट की दूरी पर रहें, हम मास्क पहने, हम इमरजेंसी में जब हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं तो वहां हमारी फैसिलिटीज है, वो सड़क सुरक्षा में जब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। और हम छोटे छोटे अगर प्लास्टर वाले काम करेंगे तो वो प्लास्टर तो फिर उखड़ता रहेगा और लोग मरते जाएंगे। बिल्कुल है। सबसे बड़ी एक चिंता की अगर मैं बात करूं इस जगह, रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं, मैं आंकड़े देख रहा था, उसकी सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट है जिसमें 18 से और 45 साल तक के जो युवा हैं उनका आंकड़ा है 66%, यानी कि आधे से ज्यादा मौत उस एज ग्रुप की हो रही है जिसमें कोई किसी का सपना है, कोई किसी का सहारा है, कोई किसी का यूं कहूं कि एक साया है, लेकिन वो सब खत्म होते जा रहे हैं। चलिए, प्रहलाद मीणा जी हमारे साथ में हैं, काफ़ी सफ़र भी करते हैं और घटनाओं पे काफ़ी फोकस करके लोगों की मदद भी करते हैं। सर, क्या लगता है आपको ये रोड एक्सीडेंट से, और उन लोगों की मैं थोड़ी आपके जरिए पीड़ा समझना चाहूँगा क्योंकि आप कई लोगों की मदद भी करते हैं, उनको पहुँचाते हैं, क्या पीड़ा एक परिवार की कोई अंदाजा लगा सकता है? सबसे पहले तो योगेंद्र जी आपको नमस्कार, प्रणाम, और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। सर, अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये 2023 के आंकड़े जिस प्रकार आपने बताया कि 1,75,000 या 2 लाख समथिंग, और 1 घंटे के अंदर 20 लोग और एक दिन के अंदर 474 लोगों की मौत हो रही है, ये 2023 के आंकड़े। ये दिन प्रतिदिन इतनी प्रगति से बढ़ रहे हैं कि जिनका आप वो भी नहीं लगा सकते हो। अगर मैं ये जो अभी आज एक्सीडेंट हुआ है इसकी बात करूं तो ये तुर्किया धीराजपुरा चाकसू तहसील में गांव है, वहां के 2 बच्चे होते हैं, 30-30 साल के 2 बच्चे हैं, उनके दोनों के 2-2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप समझ सकते हो, एक बार अगर अपनी छाती पे इस पत्थर को रख करके देखे कि एक माँ बाप को बच्चे को 25-30 साल तक बड़ा करने में कितनी ताकत लगती है, उसको क्या नहीं करना पड़ता उसको इतना बड़ा करने में, और वो एक झटके के अंदर वो दीपक बुझ जाता है। और आज उन माँ बापों ने जिनने 30 साल तक एक पेड़ को लगाया था, वो अपेक्षित थे कि हमारा बुढ़ापा आएगा, हमें ये बच्चे कमा के देंगे, और वो लोग वहां हलवाई का काम करने जाते हैं सीकर साइड में, और एक दारू पी करके ड्राइवर गाड़ी चलाता है और उनको कुचलते हुए निकल जाता है, उनका दीपक एक झटके में नष्ट हो जाता है। तो ये इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, अब इसमें मैं तो अगर जितना समझूंगा तो लोग जिस डिपार्टमेंट आज करोड़ों रुपए की मतलब सरकारें बजट बाहर दे रही है रोड सुरक्षा के लिए, और रोड सुरक्षा के करोड़ों रुपए का बजट भी वो कर रही है, अब 15-15 दिन का पखवाड़ा भी चलाती है, पर ये काम इससे नहीं होगा जब तक लोगों के अंदर मतलब एक सामूहिक जागृति नहीं होगी। जो प्रशासक लगाए गए हैं, जिन लोगों को ये काम दे रखा है, उनको भी ये पता होना चाहिए कि मेरा कर्म क्या है, मुझे क्यों लगाया गया है, मेरा काम क्या है, मुझे किस प्रकार से काम करना चाहिए, ताकि इस देश के नौजवानों को, इस देश के कमजोर गरीब लोग जो टैक्स भर भर के और इस देश को इतना पैसा दे रहे हैं, वो बजट के रूप में हमारे पास रोड सुरक्षा से लेके रोड रास्ते बनाने से लेके हमारे बीच आ रहा है, वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट होकर के लोगों को सुखाकारी योग हो सकता है, उसके लिए वो करना चाहिए। मगर आजकल के जितने भी जो लोग सरकारी अधिकारी लग रहे हैं या कोई भी लग रहा है, वो आदमी अपने मतलब जो कर्म को भूल रहा है और अपने कर्म के प्रति लागणी नहीं रख रहा है। अगर वो अपने कर्म के प्रति लागणी रखे तो उसको सब पता चलता है, वो रोड पे बैठता है, उसको ये भी पता है कौन सा दारू पिया हुआ है, कौन सा बिना दारू पिया, वो रोड पे खड़ा हो तो 10 जन को, अभी तो ऐसी मशीनरी भी अवेलेबल हो चुकी है कि आप उसके मुंह में लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। और आप ऐसी भी सरकार की योजनाएं आ सकती है कि जो दारू पी के गाड़ी चला रहा है उसका अमुक समय के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए या बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए रद्द कर दिया जाए। आपको कठोर दंड तो उठाना पड़ेगा ना, अगर लोगों को जिंदा रखना है। इस प्रकार के बड़े बड़े जो हादसे आज 4-5 दिन के अंदर अपन देख रहे हैं, चारों बाजू एक हाहाकार मचा हुआ है कि चारों बाजू रोड एक्सीडेंट हो रहा है, आज वो कुचलता हुआ जा रहा है, आज वो ट्रक का 15 आदमी मर गए, आज वो इतने आदमी मर गए। तो इसके लिए और जो आम जनता है
उसको भी जागृत होना पड़ेगा। आम जनता, जितने गाड़ी वाले हैं, ट्रक वाले हैं, अभी जिस प्रकार की गाड़ी आ रही है, जिनकी हाई स्पीड गाड़ी आ रही है, बहुत बड़ी बड़ी, जैसे मर्सिडीज मान लो, जैगवार मान लो, फोर्स मान लो, ऐसी BMW है, ये हाई स्पीड गाड़ियां हैं। और ट्रक भी, इनमें भी काफी सारी टेक्नोलॉजी चेंज होकर के पहले जैसी स्पीड नहीं है कि भाई 70 की 80 की स्पीड पे चल सकते थे, अब इनकी स्पीडें बढ़ती जा रही है। तो जिस जिस प्रकार स्पीडें बढ़ती जा रही है, उस प्रकार से उनको भी इस प्रकार के ड्राइवर रखने चाहिए। इस प्रकार के जो आज मतलब जितने भी ट्रांसपोर्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको भी ड्राइवरों के सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि भाई तू दारू पीता है कि नहीं पीता, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब ये भाई ने आज, जिसने ये 2 बच्चों को, अब ये महेश और सुरेश जो तुर्किया धराजपुरा का है, ये सीकर साइड से आ रहे थे, उन पे डंपर चढ़ा है सर, उसने दारू पी रखी है। अब दारू पी रखी है तो उनको तो वो इंश्योरेंस और बीमा का मुआवजा भी कैसे मिलेगा? जिस ड्राइवर ने दारू पी रखी है, दारू पी करके जो अनभिज्ञ होकर के गाड़ी चला रहा है, आज वो लोग तो उससे भी काफी वंचित हो जाएंगे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि रोड एक्सीडेंट्स में बात होती है, लापरवाही तो किसी न किसी की होती है। अब ये 2 जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं, 4 लोग गुजरात के, जिनमें से 2 की डेथ हो गई। अब इन लोगों का क्या गुनाह था? अपने आराम से आ रहे थे, कोई दर्शन करके आ रहा था, कोई अपने काम, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो खाना बना करके आ रहे थे किसी मैरिज पार्टी में से, शादियां थी ना, हाँ, मैरिज में से आ रहे थे, उनका तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन जो गुनहगार है, अब वो लोग वापस नहीं आ सकते हैं, आप चाहे उसके साथ में कुछ भी कर दो। तो ये कहीं ना कहीं हमें, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें कि घटनाओं के पीछे ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है? नहीं, हमारा तो ये रहेगा सर कि आज जितने भी इंसिडेंट सरकारों के अंदर बनते हैं, सरकारें क्या कि उनकी एक कमेटियां गठित कर देती है, वो कमेटियां का रिपोर्ट आता नहीं है, उससे पहले लोग भूल जाते हैं, और जब तक वो कमेटियों के बारे में कोई सोचेगा, उससे पहले नया हादसा आकर के खड़ा हो जाता है, तो पब्लिक नई कमेटी बना दो, उस बात को भूल जाते हैं। जबकि सरकार को क्या नई गाइडलाइन बनानी चाहिए, और इस प्रकार की गाइडलाइन बनानी चाहिए कि जैसे मोटे मोटे आज जो परसेंटेज वाइज आपने देखने जाएंगे, तो जो दारू पी के, शराब पी करके जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे, कम से कम उस पे तो एक सरकार ऐसा नियम ला सकती है कि जिस भी ड्राइवर को आपने दारू पिया हुआ पकड़ा और वो गाड़ी चला रहा है, तो आप वहीं पे इमीडिएटली उसका लाइसेंस या तो अमुक समय के लिए टर्मिनेट, बंद कर दो, या लाइफ टाइम बंद कर दो। इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जी, मैं प्रेरणा जी इसके लिए आपके पास में आना चाहूंगा। आप तो ट्रैफिक से काफी अभी काम भी कर रही हैं। रिपोर्ट्स का इनका क्या होता है, एक बार के लोगों को शांत करने के लिए, या कुछ रिपोर्ट्स की कोई बैठाते हैं कमेटी, उनकी रिपोर्ट वगैरह कभी आती है, रिपोर्ट को कभी आधार बनाया जाता है? देखिए, टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, नॉट टू ऑफेंड एनीवन, बट ये जितनी भी रिपोर्ट्स कमेटी बनती है, हालांकि जब पब्लिक में तो डोमेन में तो ये कभी भी नहीं आती है कि उस रिपोर्ट में क्या था। गवर्नमेंट लेवल पे रोड सेफ्टी सेल एक हमारे यहाँ पर हर प्रदेश में बना हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2015 से शुरू हुआ था, और अब करीब करीब सारे प्रदेशों में बन चुका। राजस्थान में तो 2015 में ही बन गया था, और उसमें लगभग सभी विभाग जो कंसर्न विभाग हो सकते हैं, उनके अधिकारी भी बकायदा परिवहन विभाग के अंदर बैठते भी हैं डेपुटेशन पे। लेकिन वो काम भी करना चाह रहे हैं उनके पास, लेकिन फिर वही बात है कि वो टूथलेस डिपार्टमेंट है। टूथलेस सेल का मतलब है कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि अगर कोई वो कंसर्न डिपार्टमेंट को, मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस को या रोड इंजीनियरिंग के लिए किसी JDA को लिखें या किसी को लिखें, और उसके बाद वो कार्य नहीं हो, तो उसके बाद क्या? अगर वो अधिकारी अपने क्षेत्र में वो काम नहीं कर रहा है, जैसा कि सर ने पहले भी बोला था कि अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर क्या? उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। तो इस पे हम पिछली सरकार के समय से ही बहुत डिमांड में है कि एक रोड सेफ्टी अथॉरिटी अकेली अपने आप में इंडिपेंडेंट एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सारे विभाग हैं, बहुत सारे विभाग हैं, इंजीनियरिंग विभाग है, परिवहन विभाग है, मेडिकल विभाग है, एजुकेशन विभाग है, पुलिस विभाग है, फाइनेंस विभाग है, सबके अपने अपने अधिकारी हैं, उनका अपने अधिकार क्षेत्र है, और सबको मिलाकर के फिर एक आपको इस समस्या का समाधान निकालना है। तो केवल एक बड़ा किसी भी एक विभाग का अधिकारी अगर वो काम कर रहा है, तो वो देखा गया है कि सक्सेस नहीं हो पा रहा है अनटिल अनलेस कि वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो इन सबको गवर्न कर पाए, और फिर जो निर्देश वो दे वो नहीं पालना हो तो कम से कम फिर उसके खिलाफ केवल ड्राइवर के लिए नहीं, लेकिन जो भी अधिकारी या संबंधित विभाग काम नहीं कर रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तो तय हो। हमारे यहाँ पे अभी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, बन गई वो है, लेकिन और जो रोड सेफ्टी सेल है वो फॉरवर्ड भी कर देता है कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को कि भाई जैसे आज भी आपने बोला कि जिला प्रशासन 4 महीने से लिख रहा है कि यहाँ ये क्यों है, अब वो लिख ही रहा है, उसके बाद क्या हुआ? अगर उस संबंधित विभाग ने एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या, आगे क्या? वही प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जैसा सर ने कहा कि लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, ये रूल तो 2019 में ही आ गए थे, सस्पेंशन आ गया था, 6 महीने का रद्दीकरण है, उसके बाद जेल भी है इनफैक्ट, लेकिन कितने लोगों को हुई?
सवाल वहां है। कौन गली निकाल ली जाती है। बिल्कुल, वो छूट जाते हैं। अभी आज भी ये सारे जो ड्राइवर्स हैं, इनका कोर्ट में जब केस जाएगा तो क्या इन पे सच में केस होगा, क्या सच में ये जेल जाएंगे, क्या सच में इनको सजा मिलेगी? है ही नहीं। आप गोपीनाथ मुंडे से ले लीजिए, सड़क पे मार के रात को तो ड्राइवर बेल पे था, क्योंकि हमारे कानून में ऐसा है ही नहीं कि हम उस व्यक्ति ने अगर ये किया है। जब 2 साल पहले आपको याद होगा हिट एंड रन का जब BNS आया था, उसमें हिट एंड रन का उन्होंने सिर्फ सजा बढ़ाई थी 2 साल, अभी भी है आज की तारीख में, लेकिन उसको उन्होंने 5 से 10 साल किया था, तो सारे ड्राइवर सड़क पे आ गए थे। अब उन ड्राइवर भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे ड्राइवर्स जो बल्क में लोगों को मार रहे हैं, तो खुद ही ड्राइवर्स को आगे आना चाहिए ना इस तरह के ड्राइवर्स को सजा दिलाने के लिए। उनकी कम्युनिटी बदनाम नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक। तो ये ड्राइवर्स की भी जिम्मेदारी है, समाज का ही तो हिस्सा है। तो ड्राइवर्स की भी जिम्मेदारी है कि जब इस तरह के ड्राइवर इस तरह से बेदहाड़े से दिन के समय शराब पीकर और धड़ल्ले से लोगों को मारते हुए जा रहे हैं, तो वो खुद आकर के क्यों, ड्राइवर्स का जो एसोसिएशन है वो क्यों नहीं आगे आकर डिमांड कर रहा है ऐसे ड्राइवर को सख्त सजा दिलवाने की? सजा के प्रावधान सब है, पुलिस आराम से लगा सकती है धाराएं और उसको जेल कर सकती है, लेकिन फिर आगे करेगी तो बाकी उन्हीं के एसोसिएशन आकर के धरना प्रदर्शन कर देंगे। तो ये चीजें आपस में बहुत एक मकड़ी के जाल की तरह फंसी हुई हैं। और इसमें जैसा सर ने कहा कि जो हमारा समुदाय है, जो बच्चे, उन्होंने बोला 2 जवान बच्चों की मौत हुई, उनके जो घर में बच्चे और बूढ़े हैं, क्या कभी किसी, मैं बीइंग एन NGO पर्सन मैं कह रही हूँ, क्या कभी किसी ने बाद में जाके देखा कि जो आज 400-500 लोग मरे हैं, आज के इस दिन में इस देश में मरे हैं, उनके 500 लोगों के कम से कम 200 परिवार तो उजड़े ही होंगे। उन 200 परिवार में कम से कम 200 बच्चे अनाथ हुए होंगे। आज वो बच्चे कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं? हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, हम प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो बच्चे पढ़ने जाएंगे या खाना खाने जाएंगे, काम करने जाएंगे? उनको पहले पढ़ना चाहिए या उनको काम चाहिए? फिर हम इस तरह से इतने लोग मर रहे हैं, तो ये केवल सड़क पे मरे नहीं है, इसका एक पूरा इम्पैक्ट है कि वो जो बच्चे आज अनाथ हुए अब वो काम पे जाएंगे, पहले वो स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लिए पहले रोटी खाना जरूरी है, पढ़ाई बाद में जरूरी है। जो बीवी आज विधवा हुई है, जो बच्ची अनाथ हुई है, वो ऐसे तत्वों के बीच में आएगी कि वो बिकेगी और वो प्रोस्टिट्यूशन में जाएगी। तो ये जो हमारे दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इंटरलिंक्ड हैं, इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। और जो आज अपंग होंगे उनका जीवन का क्या? मैंने वही कहा कि इसके बहुत सारे सोशल साइड इफेक्ट्स आएंगे इसमें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए एक ही सहारा, और वो रोड एक्सीडेंट में मर जाता है उस परिवार का। आप अंदाजा लगाइए कि बुजुर्ग माता पिता होते हैं, उनके पास में उनकी एक उम्मीद होती है कि चले एक बुढ़ापा का सहारा है। और किसी भी परिवार में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2-2 पीढ़ियां बैठी हुई हैं और एक मासूमों को जलती चिताओं में देखें, आप उसका अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा दुखों का पहाड़ उनके सिर पे टूटता होगा। जोशी साहब, हम सबको मालूम भी है कि जिला प्रशासन कई बार ये सब खत और सब लिखते हैं। अब ये मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेस वे बना है, उसकी आप डिजाइन देखिए, कितने उसमें बाउंस हैं और गाड़ियां उछलती हुई चलती है। फिर स्पीड 120 की तो लिमिट कर रखी है, लोग लेके जाते हैं 150 की स्पीड पे। कई हादसे में, बड़े नामचीन हादसे में आपने देखा भी होगा। उस वक्त को डिजाइन पे और इन पे ध्यान नहीं देता कि क्या होगा। देखो योगेंद्र जी, हम भारत में, पूरे भारत में सिविल इंजीनियर में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमारे यहाँ जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें इतनी कमजोरी है। आप देखिए कहीं भी ये पुलियाएँ देखिए, इन पुलियाओं से निकलते हैं, जोटवाड़ा से जाइए, यहाँ सिविल लाइन से जाइए, वहाँ सब में क्या हो रहा है, वहाँ धड़धड़ाता है, वहाँ कूद कूद के गाड़ियाँ निकलती हैं। मतलब सिविल इंजीनियरिंग में इतने ज़्यादा कमज़ोर है कि जो डामर है, कोई जो सीमेंट लग रहा है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है, उसको क्वालिटी चेक करने वाले कोई है नहीं। आप देखिए जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के लोगों को ठेका देते हैं, वो ठेके में सबलेट कर देते हैं। एक ठेकेदार होगा, ठेकेदार दूसरे को सबलेट कर देगा, दूसरा तीसरे को सबलेट कर देगा, और फिर कमीशन चलता है। ये जो सिस्टम बना रखा है, जिससे हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरा, इन पे कंट्रोल किसका है बताइए? जेडीए का अपना अपना है, ट्रैफिक का अपना अलग हो गया, परिवहन विभाग अलग हो गया, मतलब हर विभाग अलग अलग काम कर रहा है, NHI अलग हो गया। इनको सामूहिक रूप से कंट्रोल करने वाली कोई संस्था नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग 6-6 महीने, साल भर नहीं होती। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करने की कोई है? सुप्रीम कोर्ट ने कर रखा है कि जहां भी ब्लैक स्पॉट होते हैं, 3 अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उस ब्लैक स्पॉट पर शहर हो चाहे बाहर हो, कलेक्टर, संबंधित विभाग, नगर निगम या जेडीए, वो RTO, परिवहन विभाग, वो मतलब वो मौके पे पहुंचेंगे और उस ब्लैक स्पॉट को देखेंगे। मैंने एक बार यहां जेडीए में पूछा
ब्लैक स्पॉट के बारे में कि 167 ब्लैक स्पॉट है। तो जेडीए के डायरेक्टर से पूछा तो उन्होंने जयपुर शहर में अब तो बढ़ गई, जयपुर शहर में नहीं, उन्होंने ये बताया कि हमने मीटिंग में बात की थी लेकिन बाद में देखा नहीं वो ब्लैक स्पॉट मिटे हैं या नहीं मिटे हैं। तो इतनी जिम्मेदार नहीं है लोग, ये समझते नहीं है। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण देखिए आप कितना हो रहा है, उस अतिक्रमण को नहीं हटाते। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, इन घटनाओं के कोई तो दोषी है इसमें, करप्शन या लापरवाही, क्या लगता है आपको इसमें? देखिए जब करप्शन चालू हो गया ना तो लापरवाही अपने आप चालू हो जाती है। अगर करप्शन नहीं होगा तो लापरवाही नहीं करेगा आदमी। तो करप्शन इसका मेन पॉइंट है। अगर हम करप्शन पर रोक लगाएंगे तो आप सब चीजें बंद हो जाएगी। देखिए पोस्टिंग है, आरटीओ की पोस्टिंग है, पुलिस की पोस्टिंग है, ये क्या है? करप्शन से तो है ही कि जहां पर इनकम सोर्सेज ज्यादा है वहां पोस्टिंग हो जाएगी। वो राजनेताओं का प्रेशर लगा के पोस्टिंग कराएगा, और पोस्टिंग कराएगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, वो उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर सकता है और करता ही रहता है। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर काम और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी तो ये चीज रुक सकती है, इस प्रकार की दुर्घटनाएं रुक सकती हैं। बताइए आप, आरटीओ विभाग है, कितनी बसें हैं, कितने ट्रक हैं। आप देखिए जयपुर के अंदर एक फिटनेस सेंटर है और वो भी है प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। अब इस ट्रक का फिटनेस सेंटर कौन से है, इसका चेक करें फिटनेस कैसा है। पहले आया था साहब ब्रेक फेल हो गए, भाई ब्रेक कैसे फेल हो जाएंगे? ब्रेक भी फेल हो जाएंगे तो गियर से लगा, गियर होते हैं तो हैंड ब्रेक है, कई सारी चीजें हैं। लेकिन नशे शराब करके जा रहा है। हम दिन में चेक नहीं करते हैं, दिन में भी हमें नशे शराब की कार्रवाई को चेक करना चाहिए। और वो चेक कौन करेगा? पुलिस करेंगे, परिवहन विभाग करेगा। तो जब तक की कार्रवाई में सख्ती नहीं होगी, जो पिछले 5 सालों से जो नजर आ रही है, जो लापरवाही, जो ढिलाई नजर आ रही है, यातायात संचालन में जो ढिलाई नजर आ रही है, वीआईपी मूवमेंट होगा तो आप देखिए ट्रैफिक पुलिस चारों तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ जाएगी। लेकिन वीआईपी मूवमेंट खत्म, पुलिस अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाएगी। आप देखिए बड़े बड़े कमरे चौराहों पर बनाने की आवश्यकता क्या है? ट्रैफिक पुलिस का सिपाही 4 घंटे काम करता है, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे। क्या 3-4 घंटे भी अगर सिपाही खड़ा नहीं रह सकता तो फिर ये क्या पुलिस बना रहे हैं आप पुलिस को लिफाफा तैयार कर रहे हैं क्या? हम जब ट्रैफिक में थे तो शायद आपको ध्यान होना चाहिए, मैं खुद चौराहे के ऊपर खड़ा होकर के ट्रैफिक संचालन करता था पीक टाइम पे, 1-1, 2-2 घंटे खड़ा रहता था। आज कहीं नजर ही नहीं आते, न पुलिस का इंस्पेक्टर नजर आता है, न सब इंस्पेक्टर, एएसआई, डीवाईएसपी, कोई नजर ही नहीं आता सड़क के ऊपर। ये देखने वाला ही नहीं है कि साहब कहां क्या कंजेशन है। हम लोग मतलब एसपी तक निकलते थे, डीसीपी, ये नीना सिंह एसपी थी हमारी, निकलती देखती कहां कंजेशन है, कंट्रोल रूम को सूचना दो, वो सेट से बोलती थी, जाकर के तुरंत क्लियर कराते थे। अगर किसी ओवरलोड बस में जा रहा है, जो अपने आप चलती थी लाल बसें, उनमें अगर ओवरलोड जा रहा है तो आगे चालान करिए, इसका चालान करके मुझे बताइए। वो चीजें तो खत्म ही हो गई, नजर ही नहीं आता। आप बताइए ट्रैफिक पीक टाइम में 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को ट्रैफिक पुलिस को संचालन करना चाहिए। सर्विस लेन में गाड़ियां आगे तक आती है, आप जेडीए सर्किल पे देख ले, रोड साइड से आके खड़ी हो जाएंगी, निकलने की जगह नहीं है। आदमी जब लाल बत्ती हो जाती है उसके बाद तक निकलते रहते हैं, तो उनको रोकेगा कौन? आपके पास कंट्रोल रूम है, देखिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, चौराहों पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, उनको समन जारी नहीं होते, उनको वारंट जारी नहीं होते, उनके चालान इशू नहीं होते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फॉलोअप की बड़ी कमी है। और एक बार चर्चा होती है उसके बाद में कोई नहीं देखता कि हमने पिछली बैठक में चर्चा की थी, उसका फॉलोअप क्या है, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या है। वो तभी होगा जब आप उस पर फॉलोअप लेंगे। तो चलिए मैं प्रहलाद जी का रुख करना चाहूंगा। सर आपका क्या एक्सपीरियंस है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई लापरवाही, सरकारी स्तर पे चूक है? सरकारी स्तर की चूक हम जिम्मेदार इस वजह से मानते हैं कि एक घटना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो घटनाएं हो रही मैं उसका जिक्र करना चाह रहा हूं कि जैसे भी जोशी साहब खुद पुलिस में रहे हैं, प्रेरणा जी खुद उससे एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, जिनका अपना एनजीओ काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कहीं कहीं खामियां हैं जिन्हें दुरुस्त नहीं किया जाता? कहीं करप्शन का बोलबाला है? क्या वजह क्या लगती है आपको? देखो योगेश जी, बात सही बात तो यही है कि करप्शन से आदमी के पास पैसा आता है, और जब पैसा आता है तो बहुत कुछ लेके आता है, उसकी भावनाओं को मार डालता है, बहुत बड़ी उसके बात कर्म के प्रति लगाव को दूर कर देता है कि मेरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मुझे क्या काम करना चाहिए। जैसे ही आपके पास चारों बाजू से करप्शन है, मैं तो अगर इस बात को कतई कहने में डिनाई नहीं करूंगा कि जो आरटीओ डिपार्टमेंट है वो तो सबसे बड़ा करप्ट है कहीं के भी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर।
आप कहीं पे भी जाके देखो तो आरटीओ डिपार्टमेंट सबसे बड़ा करप्ट, आरटीओ इंस्पेक्टरों का अगर आप वो देखेंगे कि उनकी संपत्तियों को और इनको देखेंगे तो सबसे बड़ा करप्ट है आज की दुनिया में। जो बार बार हम वीडियो वगैरह देखते हैं, अभी बीच में हमारे लालसोट दोसा में भी काफी सारे वीडियो वगैरह वायरल हो रहे थे, और बेधड़क पैसे लूटते हैं लोग। अब वो बेधड़क पैसे लूटते हैं तो फिर उनके अंदर क्या आता है कि उनकी भावना मर जाती है पैसा के साथ में। जैसे जैसे पैसा किसी भी व्यक्ति के पास आता है, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी हो, उसके पास भावना खत्म होती जाएगी लोगों के प्रति, और अपने कर्म के प्रति इच्छा शक्ति खत्म होती जाएगी। जैसे साहब बता रहे थे कि 4 रास्ते पे खड़े रहते थे, वहां खड़े रहते थे, वहां खड़े रहते, पर पैसा आने से फिर उनको एक आराम भी का भी वो मिलेगा, एक जगह बैठ करके एयर कंडीशनों के अंदर से सारा काम निपटाने का वो मिलेगा। तो ये सारी चीजें शुरू तो करप्शन से होती है। अगर करप्शन पे नकेल लग जाती है तो बहुत सारे काम, क्या कि करप्शन नहीं लेगा तो वो सही काम करेगा, सही काम करेगा तो जो गुनहगार है उसको पहले करेगा, उसको उस पे एक्शन लेगा। अब करप्शन ले लिया तो एक्शन कैसे लेगा? आज बात जैसे अभी बता रहे थे, रोड रास्तों पे कमीशन की है, सरकारों की है, पार्टियों की है। तो अभी तो ऐसा चल रहा है कि सरकारें पहले तो मतलब अब से पहले सरकारों में तो ये देखते थे कि जिस पार्टी का आदमी मिनिस्टर है या एमएलए है और उसके जानकार को टेंडर मिलते थे। अभी तो कुछ एमएलए तो ऐसे हैं जो खुद ही डामर बेच रहे, खुद ही रोड़ी बेच रहे, खुद ही बजरी बेच रहे, सब कुछ वही सप्लाई कर रहे हैं, सारा फंडा ही उनने तैयार कर लिया। फिटनेस सेंटर भी है पूरा उनने, मतलब जैसे एमएलए बने फटाफट उनने डामर प्लांट लगा लिए, फटाफट डंपर खरीद लिए, लाओ बजरी, सारा सब कुछ उनका हो गया, खाली नाम का ठेकेदार है, बाकी सप्लायर हम है। देखिए एक चीज और देखिए आपने, हालांकि समय कम है, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। गवर्नमेंट बीएसआर रेट एक सेट करती है, उस पर भी बिलो जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इतना तो मिनिमम होना चाहिए, आपको पोसाता नहीं तो आप ऊपर जाएंगे नहीं, लेकिन सड़कों की इनकी हालत ये थी, उसमें बिलो में जा रही है, तो पुल बन जाते हैं। वहां से वो सरकार के नेता है, उनको बोलते हैं कि तू कम में टेंडर भर दे, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। क्या फर्क पड़ रहा है? बिलो में भर है। ये पूछा जाना चाहिए कि भाई बीएसआर रेट इतनी है तो इससे कम में बना कैसे देगा। और एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि मैं फिर से इस बात को पुनः रिपीट करता हूं, इस समाज के लोगों को, जो मेरी आवाज आपके टीवी के माध्यम से जा रहे हैं, आवाज जा रही है मेरी जिन लोगों तक, कि आप भी जागरूक बनो, आपको भी बच के चलना है। आप कभी कभी, अभी ये लड़के थे, इनका कोई गुनाहगारी नहीं है, हलवाई, अभी शादियों का माहौल था, कल की शादी थी, वो कहीं हलवाई का काम करके आ रहे थे, मगर आप खुद को, अपने आप को बचाने का, ये देश है, ये देश की सरकारें हैं, ये फंडामेंटल है, इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, मगर अपने आप को बचाने का भी एक आपकी जवाबदारी है। और जितने लोग नेता बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खुद की काया खुद की है, और आपका अगर जीवन सही है तो आप खुद को भी बचा के चलिए, क्योंकि ये लोक वाहन जो नजर आते हैं ये परलोक वाहन ज्यादा दिखाई देते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा इसके लिए खुद को भी। हालांकि कौन चाहता है, मैं वीडियो सीसीटीवी पे जो आए हैं वो देख रहा था कि मोटरसाइकिल से साइड में चल रहे थे और वो इस तरह से धुत उनको कुचलता हुआ निकल गया, फिर भी स्पीड कम नहीं हो रही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या नशा था और किस तरह की चीजें थी। खैर ये हादसे हैं, बड़ी चिंता की बात है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारें चिंता नहीं कर रही होंगी, जरूर कर रही होंगी, लेकिन उस चिंता का असर जरूर दिखना चाहिए। ये नहीं कि कमेटियां बना दिया, मुआवजे बांटने से मुआवजों से वापस नहीं आ जाते हैं लोग। एक सहारा हो सकता है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता है कि ये दिन देख के मुआवजा लिया जाए। तो कोशिश की जानी चाहिए, ऐसे सख्त कदम भी उठे कि जिसका एहसास और असर भी दिखाई देना चाहिए। और केवल एक को नहीं कि हम आज हों कि केवल बस ट्रक ड्राइवर या गाड़ी ड्राइवर सिर्फ वही दोषी होता है, बहुत सारे दोष हैं इसमें। अगर उसकी तह में जाएंगे तो मुझे लगता है कि सबकी जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।